नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। आज अपनी इस खास पेशकश में हम बात करेंगे साइबर बैंक फ्रॉड की। देश भर में बैंक फ्रॉड लगातार बढ़ रहा है। एक झटके में लोग साइबर ठगों के झांसे में आकर लाखों की रकम से हाथ धो बैठते हैं। पहले ये साइबर ठग आपको फर्जी बैंक अधिकारी बनकर फोन करते हैं, जिसके बाद आपसे आपकी जानकारी मांगते हैं और फिर सेकंडों में ही आपका बैंक अकाउंट खाली हो जाता है। कई बार आपने फोन पर कोई लिंक भेजा जाता है और जैसे ही आप उस लिंक को खोलते हैं, आपके बैंक खाते से पैसे गायब हो जाते हैं। देश के कोने कोने में बैठे साइबर के जालसाज भोले भाले लोगों को झांसे में लेकर उनका बैंक अकाउंट खाली कर रहे हैं। कोरोना महामारी के दौरान में लोग अपना ज्यादातर समय स्मार्टफोन और लैपटॉप पर बिताते रहे। ऐसे में साइबर अपराधी भी इसका फायदा उठाते रहे हैं। अब मध्य प्रदेश पुलिस इन साइबर अपराधियों की धरपकड़ के लिए सक्रिय हो गई है। जालसाजी के 4 अलग अलग मामलों की जांच करते हुए एमपी के स्टेट साइबर पुलिस की जबलपुर शाखा ने पीड़ितों को करीब 10 लाख की नकदी वापस दिलाई है। हैरानी की बात तो यह है कि अब साइबर ठगों के झांसे में बेहद शिक्षित और पढ़े लिखे लोग भी आ रहे हैं। जालसाजों ने जबलपुर में तो सेना के रिटायर्ड अधिकारी से लेकर रिटायर्ड प्रोफेसर और शिक्षिका तक को अपना निशाना बनाया। भोपाल की साइबर टीम ने पता किया है कि मध्य प्रदेश के 1200 से ज्यादा सिम कार्ड एक्टिवेट कर दिल्ली, उत्तर प्रदेश और झारखंड समेत अन्य राज्यों के साइबर ठगों को बेचे जाने का मामला भी सामने आया है। तो सवाल यह है कि साइबर ठगों से कैसे बचें, कैसे साइबर ठग बैंक फ्रॉड की वारदात को अंजाम दे रहे हैं, इसी पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ एक्सपर्ट का एक खास पैनल भी जुड़ेगा, लेकिन उससे पहले आपको रिएक्शन सुनवाते हैं। होता है। लिहाजा मैं आपके चैनल के माध्यम से पीड़ितों से, ऐसे जिन लोगों के साथ इस तरह की घटना होती है, उन लोगों से कहना चाहूँगा कि इस तरह की घटना से बचना चाहिए। किसी भी तरह से लोगों के झांसे में नहीं आए। साइबर फ्रॉड तरह तरह से हो रहे हैं। बैंक अधिकारी बन के साइबर फ्रॉड किए जा रहे हैं, कस्टमर केयर के नाम पे साइबर फ्रॉड किए जा रहे हैं। सो उनके झांसों में नहीं आए। कभी भी कोई बैंक कर्मचारी, अधिकारी फोन के माध्यम से आपकी कोई भी डिटेल्स नहीं लेता है। लिहाजा इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें और घटना के तत्काल बाद जैसे उनको समझ में आता है कि उनके साथ कोई फ्रॉड की घटना हुई है, सो तत्काल अपने निकटतम थाने अथवा साइबर सेल के संपर्क में आए, जिससे उनको राहत दिलाने का काम किया जा सके। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं, सीधा आपका परिचय करा दें। हमारे साथ फाइनेंशियल एडवाइजर हैं शराफत अली। शराफत साहब, आपका स्वागत है इंडिया न्यूज में। साइबर एक्सपर्ट है हमारे साथ मोनाली गुहा। मोनाली गुहा, आपका स्वागत है। साइबर लॉ एक्सपर्ट हैं यशदीप चतुर्वेदी। यशदीप चतुर्वेदी जी, आपका स्वागत है। सबसे पहले मोनाली गुहा, शुरुआत में आप ही के साथ कर रहा हूं। कोविड काल में हमने बहुत से ऐसे केसेस देखे हैं जो कि लोगों को कंगाल कर रहे हैं। साइबर एक्सपर्ट, इतने जो साइबर अपराधी हैं, इतने ज्यादा शातिर हो गए हैं कि वो बैठे बैठे लोगों की गाढ़ी कमाई को लूट लेते हैं। और अब हमने जो रिपोर्ट दिखाई उसमें बताया कि अब शिक्षित लोग भी इनके झांसे में आ रहे हैं। रिटायर्ड प्रोफेसर हों, सेना के अधिकारी हों, ऐसे लोग जो बहुत ज्यादा सजग और सतर्क इन चीजों को लेकर रहते हैं, फिर भी कैसे ये साइबर अपराधी इतने ज्यादा चतुर होते जा रहे हैं, ये एक बड़ा सवाल है। कैसे लोग अपने आप को जागरूक रखें, कैसे सजग रखें, ये मैं आपसे आज समझना चाहूंगा। मोनाली जी सर, इसमें सबसे पहली बात ये है कि अपराधी भी रिसर्च और डेवलपमेंट काफी ज्यादा करते हैं। उसके बाद फिर ये अपने अलग अलग टारगेट सेट करते हैं। जैसे कि अगर रूरल एरिया की बात की जाए तो वहां पे वो अलग तरह का अपराध करते हैं। अर्बन एरिया में देखा जाए तो अलग तरह का, वुमेन्स के साथ अलग, सीनियर सिटीजन के साथ अलग। तो हर इंसान को यहाँ पर ये समझने की जरूरत है कि वो कौन से एज बार में आता है, कौन से लोकेलिटी में आता है और इस हिसाब से कौन सा अपराध उसके साथ हो सकता है। सबसे पहली चीज ये है कि जो शिक्षित वर्ग में अपराध देखे गए उसमें 2 या 3 फैक्टर कॉमन पाए गए हैं। सबसे पहला होता है पेंशन से रिलेटेड कोई स्कीम बताकर उनके साथ ठगी करना, या फिर म्यूचुअल फंड वगैरह में इन्वेस्ट करवाने के नाम पर किसी तरह की ठगी होती है, या फिर कस्टमर केयर एजेंट बनकर या बैंक का अधिकारी बनकर ये लोग एनीडेस्क जैसे रिमोट एक्सेस एप्लीकेशन इंस्टॉल करवाते हैं, जिसके बाद ये लोग आपके फोन पर कितना बैलेंस है वो सब चीजें देखने के बाद आपको मनी रिक्वेस्ट भेजते हैं और कहते ये हैं फोन पर कि आपको आपके खाते में इतने पैसे जुड़ जाएंगे।
जबकि वहाँ साफ साफ लिखा होता है कि इतने पैसे आपके खाते से कटेंगे, डेबिट हो जाएंगे। अब फोन पर बात करते समय यूजर इस बात को ध्यान नहीं देता कि वहाँ डेबिट लिखा है या क्रेडिट लिखा है, और अपराधियों के झांसे में आ जाता है और जैसे ही ओके पर क्लिक करता है उनके खाते से पैसे कट जाते हैं। तो यहाँ पर लोगों को समझने की जरूरत है कि तुरंत पैसे कमाने या किसी लॉटरी जैसी चीजों से बचें। फ्री वाली जितनी भी लिंक्स आती हैं, जो भी प्रपोजल्स आते हैं, उनसे बचिए। और जहां तक हो पाए, अगर कोई भी आपको किसी तरह की सर्विसेज देने के लिए कहता है कि हम आपको ये सर्विसेज प्रोवाइड करवाएंगे, आप ये एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिए, तो भूल कर भी ना करें। और स्पेशली गूगल पर कस्टमर केयर का नंबर सर्च करने से बचें। एक हमारा एक रिसेंट सर्च भी यही कहता है कि ज्यादातर जो अपराध है जिसमें कि लोग खुद फंस जाते हैं, वो गूगल पर कस्टमर केयर का नंबर सर्च करने के बाद ही हो रहे हैं। तो इन तमाम छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखें। ठीक है, आप बने रहिए, आपके पास मैं लौटूंगा। शराफत अली जी, अभी मोनाली गुहा ने हमें बताया कि कैसे ये लोग उन लोगों को अपना शिकार बनाते हैं जो कि ऐसे लोग हैं, पेंशन की स्कीम उनको बताई जाती है और ये बताया जाता है कि कैसे आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। क्या एडवाइस आप लोगों को देना चाहेंगे कि अगर हम कहीं पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो कितना सोच समझकर हमें करना पड़ेगा, क्या चीजें हैं, क्या गाइडलाइन है जिनका पालन हमें करना चाहिए, किन चीजों को हमें ध्यान में रखना चाहिए, बहुत ज्यादा जरूरी है। शराफत साहब, मैंने मोनाली जी की बात तो मैं सुन नहीं पाया, उन्होंने कहा था, लेकिन बिफोर द इन्वेस्टमेंट भी हमको बहुत जो चीजें हमको चेक करनी चाहिए। सबसे पहली चीज ये होती है कि इन्वेस्टमेंट के लिए किसने हमें बताया है, कौन सी कंपनी है, क्या वो आरबीआई से रेगुलेट है, क्या वो सेबी से रेगुलेट है, ये इन्वेस्टमेंट का जो भी ऑप्शन बता रहा है वो किसी इंडिविजुअल लेवल पे बता रहा है या किसी कंपनी के लेवल पे बता रहा है। कई बार जो ऑनलाइन फोन आते हैं या मेल्स आते हैं, उस मेल्स पे हम देखते हैं कि बड़े बड़े ऑफर्स उन लोगों के उन्होंने दिए हुए होते हैं, जिनका कहीं ना कहीं वास्तविकता से लेना देना नहीं होता है। इन्वेस्टमेंट के लिए जो बेस्ट जो ऑप्शंस होते हैं, जो कहने के लिए एफडीज वगैरह है, या म्यूचुअल फंड है, या कोई यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान है, या फिर कोई इक्विटी मार्केट से रिलेटेड कोई प्लान है, तो वो सब चीजों में इन्वेस्टमेंट से पहले पूरी तरह से कंपनी को जांचना परखना आवश्यक है। यदि हम उन कंपनी के बारे में जानते नहीं है, तो किसी भी नियर बाई अपने लोकेशन पे किसी भी फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके अपनी जानकारी ले सकते हैं। ठीक है यशदीप जी, आपसे मैं समझना चाह रहा हूं कि अगर कोई इन साइबर ठगों का शिकार हो जाए, उसके बाद क्या उसको एक्शन लेना चाहिए, कैसे रिकवरी उसके पैसे की हो सकती है, क्या कुछ सबसे पहले शुरुआती तौर पर प्राथमिकता के तौर पर करना होगा? देखिए, अभी तक लगभग काफी केसेस मैंने हैंडल किए हैं इंटरनेट बैंकिंग फ्रॉड के, एथिकल हैकिंग के, टेलीकॉम कंपनी के द्वारा डुप्लीकेट सिम इशू कर दी जाती है, इतना बड़ा फ्रॉड होता है। और लगभग 2 करोड़ 50 लाख इनका 1 करोड़ तक के मामले मेरे पास आया। सभी में बैंक और टेलीकॉम कंपनी की लायबिलिटी फिक्स हुई है और इसके लिए एक स्पेशल कोड होती है। देखिए, 2 माध्यम है, या तो आप सामान्य सिविल कोड में जा सकते हैं, कंज्यूमर कोड में जा सकते हैं, पर चूंकि ये मामला आता है कहीं ना कहीं हम केवल कस्टमर की गलती इसमें नहीं बोल सकते हैं। इसमें कहीं ना कोई टेलीकॉम कॉर्पोरेट कंपनी, बॉडी कॉर्पोरेट भी शामिल या उनकी गलती हो सकती है। इसलिए इसमें जो लापरवाही होती है डेटा सुरक्षित रखने के लिए कस्टमर का, उसमें कहीं ना कहीं कॉर्पोरेट कंपनीज की भी होती है। इसके लिए एक स्पेशल कोड होती है, द ऑफिस ऑफ एडजुडिकेटिंग ऑफिसर, जो स्टेट के आईटी सेक्रेटरी होते हैं, वो एज एडजुडिकेटिंग ऑफिसर क्वासी जुडिशियल मजिस्ट्रेट की हैसियत से हेयरिंग करते हैं, जहां पर इस टाइप का प्रकरण जिसमें कि किसी बॉडी कॉर्पोरेट की कंपनी की लापरवाही से या आपके बैंक में बिना अनुमति अनऑथराइज एक्सेस करके कोई राशि कोई ट्रांसफर कर लेता है, तो ऐसे मामले वहां पे प्रेजेंट होते हैं और वहां से फिर आपके पक्ष में आपका ऑर्डर होता है, आपके पक्ष में कार्रवाई होने की संभावना बनती है, लेकिन सभी चीजें फैक्ट पर आधारित होती है। तो आप साइबर पुलिस के पास जा सकते हैं फॉर क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स, लेकिन अगर आपको सिविल में क्योंकि ये एक फास्ट ट्रैक कोर्ट है, स्पेशल ट्रिब्यूनल है जहां पे केवल इसी टाइप के मामले जाते हैं, तो वहां से आपको जल्दी रिलीफ मिल सकता है। लेकिन ये केस के नेचर पे डिपेंड करता है कि वहां पे कौन सा केस एक्सेप्ट होगा, कौन सा नहीं होगा और किसकी लायबिलिटी है।
अब चूंकि अभी जैसे कि मोनाली जी ने भी डिस्कस किया, मैंने सुना, तो हमें थोड़ा सा इस चीज को डिटेल में और डिस्कस करने चाहिए। मैडम ने बहुत अच्छी चीज बताई है। जैसे कि हम बात करते हैं कि साइबर क्रिमिनल्स एक्सपर्ट हैं। मैं ये नहीं मानता हूं कि वो एक्सपर्ट हैं, वो केवल लूप होल्स का फायदा उठा रहे हैं जी। और उसके लेकर वो लगातार अपना फोकस करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, इसलिए वो एक ऐसे व्यक्ति को टारगेट कर पाते हैं जिस व्यक्ति का फोकस ज्यादातर टेक्नोलॉजी पे नहीं रहता है। अब जैसे अभी आपने बताया कि अब एजुकेटेड लोग भी फंस रहे हैं, तो प्रॉब्लम कुछ, जैसे मैं आपको 2 केसेस के एग्जांपल देता हूं जिससे आप समझ सकते हैं कि इसमें गलती कहां कस्टमर की हो सकती है या क्या बैंक की गलती या किसी टेलीकॉम कंपनी की गलती हो सकती है। एक मेरे पास केस आया जिसमें 96 लाख रुपीस ट्रांसफर हुए फ्रॉडलेंटली बाय यूजिंग फोर्ज चेक। जो जिस चेक नंबर का उपयोग, ये मध्य प्रदेश भोपाल का मामला मैं बता रहा हूँ, अभी जो विक्टिम है उनको पूरा अमाउंट उनका वापस भी हो गया है। तो इस केस में यूको बैंक का केस था जिसमें कि 96 लाख रुपीस ट्रांसफर हुए फोर्ज चेक का उपयोग करके। जो असली चेक थे उस चेक नंबर के, वो पेटिशनर विक्टिम के पास ही थे। इस केस में क्या हुआ, जब चेक क्लियर होता है तो हमेशा जो नंबर है वो जो अलर्ट मैसेज है वो चेक क्लियर होने से पहले कस्टमर के पास जाता है कि आपके अकाउंट में ये इतने राशि का चेक क्लियर होने के लिए आया है। लेकिन इसमें फोर्ज चेक थी, वो बैंक कहीं ना कहीं बैंक फेल हुआ उसको रिकॉग्नाइज करने में, ऑथेंटिकेट करने में कि ये फोर्ज चेक है। सेकंड चीज, जो टेलीकॉम कंपनी थी वो फेल हो गई, उसको फ्रॉडस्टर ने बेवकूफ बना के जो ओरिजिनल सिम थी उस कस्टमर की उसको बंद करवा दिया जी। ये कहते हुए कि मैं ओरिजिनल कस्टमर हूँ। अच्छा, हमें लगता है कि हमारी सिम सब चालू है, हम लोग बहुत ऑथेंटिक हैं, ऐसा मुझे लगता है कि हम बहुत वनरेबल हैं और इसका सिर्फ साइबर क्रिमिनल्स फायदा उठा रहे हैं। अभी उस केस में मैं आपको बताऊं कि उसने, जो फ्रॉडस्टर था, उसने कस्टमर केयर कंपनी को कॉल किया, कस्टमर केयर पे कॉल किया कि मैं XYZ कस्टमर बंदा बोल रहा हूँ, मेरा मोबाइल गुम गया। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप अपना नंबर बताइए, एज बताइए, एड्रेस बताइए और लास्ट रिचार्ज कब किया वो बताइए, तो आपकी सिम हम बंद कर देंगे। तो उस व्यक्ति ने नाम, एड्रेस और मोबाइल नंबर, सॉरी नाम एड्रेस सही बताया, लेकिन वो लास्ट रिचार्ज कब किया ये नहीं बता पाया। उसने तुरंत दिमाग लगाया और कॉल, जैसे जब कस्टमर केयर ने कहा कि हम आपकी सिम बंद नहीं कर सकते क्योंकि आपने लास्ट रिचार्ज नहीं बता पाया, उसने 5 मिनट में उन अंकल के नंबर, जो विक्टिम थे उसके नंबर पे रिचार्ज कर दिया 219 रुपए का। वो तो कोई भी कर सकता है। फिर कस्टमर केयर पे कॉल लगाया, नाम, एड्रेस और क्लियर बताते हुए डेट ऑफ बर्थ क्लियर बताया। उसने जब लास्ट में पूछा फिर से कि आपका लास्ट रिचार्ज कब हुआ, तो उसने बोला अभी 10 मिनट पहले मैंने कराया। उस शॉप से मैं बाहर निकला और सिम मेरा मोबाइल गिर गया, आप प्लीज इमीडिएट बंद कर दीजिए। और कस्टमर केयर ने बंद कर दिया विदाउट इन्फॉर्मिंग, विदाउट चेकिंग कि जो नया नंबर, जो जिस नंबर की कंप्लेंट कोई व्यक्ति कर रहा है उस पर कॉल कर एक बार पूछे कि क्या आपका फोन गिरा है कि नहीं गिरा है, सिम कार्ड बंद कर दिया। उसी टाइप से अभी जो आपने कहा कि कुछ पढ़े लिखे लोगों के भी केस आ रहे हैं, एजुकेटेड लोगों के। अभी मेरे पास रिसेंटली 2 मैटर्स आए हैं जिसकी मैं प्रिपरेशन कर रहा हूं, जो स्टेट बैंक के हैं, जिसमें योनो बैंक से लगभग एक केस में 50 लाख का और दूसरे केस में भी 50-60 लाख का मामला है जो फ्रॉड हुआ है। अब एक आम कस्टमर जो कि जिसने आज से 30 साल पहले, 40 साल पहले खाता ओपन कराया, 20 साल पहले ओपन कराया और उसको नहीं पता कि योनो ऐप क्या है, उसमें क्या वर्क होते हैं, पर बैंक ने अपनी पूरी ई बैंकिंग फैसिलिटीज को उसके ऊपर थोप दिया। अब उस व्यक्ति से गलती से एक OTP उसने शेयर कर दिया क्योंकि फ्रॉडस्टर का कॉल आया कि भैया आपकी KYC अपडेट होना है। जो भी रीजन, बहुत सारे रीजन वो लोग बता सकते हैं, अलग अलग टेक्निक है उसके लिए। पर चूंकि जो कस्टमर है वो निष्फिक्र है कि मैंने अपनी जो FD है वो 4 ब्रांचेस में करा के रखी है, मतलब अगर कुछ गलत होगा तो एक ही बैंक में गलत होगा। उसको ये पता ही नहीं है कि योनो ऐप में अगर एक बार आपकी योनो ऐप चालू हो गई तो उस कस्टमर आईडी पे जितनी भी आपने अलग अलग बैंकों में FD बनाई है, स्टेट बैंक की ब्रांचेस में, वो सभी आपकी योनो बैंक में दिखने लगेंगी और उस पर ओवरड्राफ्ट लोन लेने की फैसिलिटी सिंगल क्लिक में अवेलेबल करा दी। अब आपने अपनी फैसिलिटीज बढ़ाने के लिए तो ये बहुत अच्छा काम कर दिया, लेकिन कस्टमर को उसकी अवेयरनेस ही नहीं है। वो जो OTP, अगर जब कस्टमर अवेयर ही नहीं है तो सिंगल OTP शेयर करना उसकी गलती है, नो डाउट, लेकिन उसको ये पता नहीं कि सिंगल OTP से मेरा पूरा अकाउंट खाली हो जाएगा, जो FDs हैं वो उसके अगेंस्ट भी लोन आ जाएगा। कहीं ना कहीं इसमें बड़ी जो कॉर्पोरेट कंपनीज हैं, टेलीकॉम कंपनीज, इनको भी ध्यान देना होगा कि क्या उनके कस्टमर इस लेवल पे अवेयर हैं।
और या फिर अगर आप कोई सर्विस उपयोग करते तो कस्टमर को उसकी जानकारी होना चाहिए। आप लोन लेने जैसी फैसिलिटी इतना इजीली कैसे दे सकते हैं? भाई कस्टमर अपने अकाउंट में 5 लाख 6 लाख 10 लाख रुपए नॉर्मल रखता है, लेकिन बाकी वो एफडी में कन्वर्ट करा देता है। बिल्कुल। आपने एफडी को अगेंस्ट लोन लेने की फैसिलिटी भी मात्र एक सिंगल क्लिक पे दे दी। तो ऐसे केसेस भी आते हैं जिसमें कस्टमर के थ्रू एक सिंगल ओटीपी शेयर किया जाता है, पर उसकी पूरी एफडीज ब्रेक हो जाती हैं, पूरी एफडीज का ओवरड्राफ्ट लिमिट, ओवरड्राफ्ट लोन जो क्रिमिनल्स होते हैं वो ले लेते हैं। तो यहाँ पे हमें केवल कस्टमर को अलर्ट होने की जरूरत नहीं है, कस्टमर को नो डाउट बिल्कुल अवेयर रहना चाहिए, क्योंकि आज के टाइम पे अगर लोग मुझसे बोलते हैं साहब हम तो नेट बैंकिंग उपयोग ही नहीं करते, हम तो यूपीआई उपयोग ही नहीं करते इसलिए हम सेफ हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप अगर एक सिंगल ओटीपी और डेबिट कार्ड की डिटेल आपकी चूंकि शेयर हो चुकी है मार्केट में, या कहीं ना कहीं आप उपयोग करते हैं, तो आपके सिंगल ओटीपी से नेट बैंकिंग चालू हो जाएगी। वहां पर आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर भी वो लोग चेंज कर सकते हैं, फिर योनो बैंक चालू हो सकती है, योनो में आपकी पूरी एफडीज दिखती हैं जिसके अगेंस्ट में लोन लिया जा सकता है और फ्रॉड किया जा सकता है। बड़ी महत्वपूर्ण बातें आपने कही हैं, और सबसे ज्यादा जो मुझे समझ में आया है वो जागरूकता ही एकमात्र इसका उपाय है, क्योंकि जब तक हम जागरूक नहीं होंगे एक एक छोटी छोटी चीज को लेकर, तब तक हम ऐसे ठगों का शिकार होते रहेंगे। मोनाली जी, आपसे एक चीज मैं समझना चाहूंगा, ये जो सिम क्लोनिंग वाला सिस्टम है इसको कैसे रोका जा सकता है, इसके लिए अवेयरनेस कैसे लाई जा सकती है, और क्या तकनीक को और ज्यादा मजबूत करने की गुंजाइश है अभी? जी बिल्कुल, गुंजाइश तो है यहाँ पर, और मुझे जहाँ तक लगता है कि हालांकि अभी नया जो डेटा प्रोटेक्शन बिल आ रहा है उसमें भी काफी अच्छे अच्छे प्रावधान है, लेकिन एक और गुंजाइश मुझे लगती है कंज्यूमर को मिलनी चाहिए कि अगर कोई सिम यूजर की है तो उसका कंट्रोल भी उसके पास में एटलीस्ट थोड़ा सा तो होना चाहिए कि कल को यदि उसका फोन गुम हो जाता है और अपराधी अगर उसको स्विच ऑफ कर देता है तो यूजर खुद रिमोट कंट्रोल के जरिए उसको वापस से स्विच ऑन कर ले, ताकि उसकी जो लोकेशन है वो मिल पाए, भले वो टेलीकॉम कंपनी को मिले डायरेक्टली, यूजर को ना मिले, या डायरेक्टली इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज उसमें आगे जाके इन्वेस्टिगेशन कर पाए। लेकिन एक ही प्रावधान मुझे लगता है कि मोबाइल कंपनियों को भी अवेलेबल करवाना चाहिए। इसके अलावा जो प्रेजेंट में अभी वर्किंग एक सॉल्यूशन है वो ये है कि आप गूगल के जरिए अपना आपकी जो ईमेल आईडी होती है उसके जरिए आप अगर आपका फोन गुम हो जाता है या कोई ले जाता है तो आप उसको ढूंढ सकते हैं। इसमें भी एक ऑप्शन दिया जाता है, अगर आपके जो भी फोन गुमा हुआ है उसका आईडी पासवर्ड आपको याद होना चाहिए। आप आईडी पासवर्ड अपना किसी और सिस्टम या लैपटॉप या मोबाइल में लॉगिन करें और गूगल करें वेयर इज माई फोन। आप पाएंगे कि आपके डिवाइस का नाम सामने शो हो जाएगा, उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपका IMEI नंबर भी वहां पर शो हो जाता है। उसके अलावा लोकेट करने का ऑप्शन दिया जाता है, अगर फोन पर इंटरनेट ऑन है, आपका फोन ऑन है तो लाइव लोकेशन दिख जाती है, अगर किसी ने फोन स्विच ऑफ कर दिया तो एटलीस्ट लास्ट लोकेशन वहां पर आपको दिखाई देती है। इसके साथ ही एक बहुत अच्छा ऑप्शन दिया जाता है अपने डेटा को इरेज करने का। यदि हम चाहें कि हमारा डेटा किसी के हाथ ना जाए तो इरेज पर क्लिक कर दें, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी उस पर इंटरनेट ऑन हो आपका डेटा वहां से इरेज हो जाए। तो ये एक सॉल्यूशन है। बल्कि इसके अलावा मैं भी कहना चाहूंगी कि जब भी अगर कोई इस तरह की घटना होती है तो आप थाने में कंप्लेन जरूर करें, क्योंकि जितनी जल्दी आप कंप्लेन करेंगे उतनी इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। महिलाओं के लिए स्पेशली कहना चाहूंगी, अगर आप ऐसी सिचुएशन में थाने नहीं जा पाते हैं कोई भी, तो ऑनलाइन कंप्लेन करें। www.cybercrime.gov.in पर जाकर आप ऑनलाइन कंप्लेन कर सकते हैं, जिससे कि आपकी जो कंप्लेंट होती है आपकी पर्टिकुलर थाने को फॉरवर्ड कर दी जाती है। तो ये कुछ स्टेप्स लिए जा सकते हैं। ठीक है, एक बहुत छोटी सी चीज और मैं समझना चाहूंगा संक्षेप में, कई बार साइबर अपराध से जुड़े जो लोग हैं वो एप्लीकेशन भी डाउनलोड करवाते हैं, कोई लिंक भेजते हैं और कहते हैं कि इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए। जी, इसमें इनका एक्चुअली पूरा काम ये होता है कि ये हमारा बैंक बैलेंस चेक करना चाहते हैं। जितनी भी एप्लीकेशन होती है, जैसे कि बहुत सारी एप्लीकेशन है, अभी ट्रेंडिंग में एनीडेस्क है। इसमें होता क्या है, यदि हम उसको इंस्टॉल कर लें, अपना कोड शेयर कर दें, तो हमारी स्क्रीन क्रिमिनल को भी दिखाई देती है। अब वो लोग ये बहाना बनाते हैं कि आप एक बार अपना बैंकिंग एप्लीकेशन ओपन करके चेक कर लीजिए कितना बैलेंस है, उसके बाद हम आपको जो एक्स्ट्रा पैसे भेजेंगे वो उसमें जुड़ जाएंगे, ताकि आप कैलकुलेट कर पाए। उस बीच में जैसे ही यूजर उस एप्लीकेशन को ओपन करता है, आपका बैलेंस आपको भी दिखता है, क्रिमिनल को भी दिखता है। तो टोटल बैलेंस में से जो एक मिनिमम डेबिट पॉसिबल है उतने की रिक्वेस्ट वो आगे करते हैं। तो इस चीज का ध्यान रखिए, कभी भी अगर आपको कोई बोलता है कि एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिए, बिल्कुल ना करें। ठीक है, शराफत अली जी, बहुत एक संक्षेप में संदेश चाहूंगा लोगों के जागरूकता के लिए आपसे मैं। सर आपकी आवाज, हाँ बोलिए। हेलो, ऑडिबल है? जी जी जी। देखिए, आज की डेट में अपने आप को अगर सेफ रखना है तो सबसे पहले जागरूकता तो सबसे जरूरी चीज है। जागरूक होना बहुत जरूरी है। किसी भी अनजान फोन पे किसी तरह की कोई फाइनेंशियल बात करना ही नहीं है।
किसी के साथ में ओटीपी शेयर करना नहीं है, किसी के साथ में अपनी व्यक्तिगत जानकारी साझा नहीं करनी है, या किसी भी हम कहीं भी एटीएम पे जा रहे हैं तो किसी अननोन आदमी कोई आपको सपोर्ट करने की कोशिश भी कर रहा है तो उससे आप एक्सक्यूज ले लें, उनसे बात नहीं करना है। किसी भी जो व्हाट्सएप में या फेसबुक पे या किसी और भी सोशल मीडिया की साइट पे कोई लिंक आ रही है या कोई फॉर्च्यून या कोई गेम प्ले या इस तरह की चीजें आ रही है तो उस लिंक पे हमको जाना नहीं है। उस लिंक को हम क्लिक करते हैं तो अपनी सारी जानकारी एक अननोन आदमी के साथ में शेयर कर दें, जाने अनजाने में। ठीक है, ये समझ। ठीक है यशदीप जी, बहुत एक संक्षेप में संदेश, बहुत छोटा। एक मेरा छोटा संदेश ये है कि आप लोग, जैसा कि अभी सभी एक्सपर्ट ने बताया भी, कि अपनी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन शेयर ना करें, कोई ऐप ना डालें। इसके अलावा आप हमेशा ध्यान रखिए कि अगर आपकी विदाउट किसी भी इन्वॉल्वमेंट के, आपकी बिना गलती के कोई अगर इंसिडेंट आपके साथ हो भी जाता है तो भी फिर आपके लिए बिल्कुल आपके लिए पॉजिटिव चीजें होंगी और आपके लिए जो एक्ट बने हुए हैं उसमें आरबीआई की गाइडलाइंस में प्रावधान है कि अगर कस्टमर की गलती नहीं है फिर भी उसके साथ में अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन हो जाता है तो उसके लिए बैंक फुली रिस्पॉन्सिबल है। और अगर आपके द्वारा कोई जानकारी गलती से लीक कर दी गई, ओटीपी आपने दे दिया और आपको एहसास हुआ कि मैंने ओटीपी दे दिया, अब क्या होगा? आप इमीडिएटली बैंक में कंप्लेंट करें। तो जब आप बैंक में कंप्लेंट करते हो तो उस वक्त तक जितना लॉस होता है उसके लिए आप जिम्मेदार हो सकते हो, लेकिन अगर आपके इंफॉर्मेशन देने के बाद कोई भी लॉस होता है तो उसके लिए फिर बैंक ही रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, लेकिन अल्टीमेट हम केवल ये कहें कि हम कोई टेक्नोलॉजी उपयोग नहीं करेंगे तो हम सेफ हैं, ऐसा नहीं है। अब आज की टेक्नोलॉजिकल सोसाइटी में आपको अवेयर रहना पड़ेगा और आपको डिजिटल ट्रांजेक्शन को समझना पड़ेगा, तभी आप सेफ रह सकते हैं। और अपने फोन को किसी को शेयर ना करें तो आप सुरक्षित रह सकते हैं। कि अवेयर रहें, सुरक्षित रहें। अगर कोई प्रॉब्लम फेस करते हैं तो आपको साइबर सेल में कंप्लेंट करना। सिविल के लिए आपको मैंने जो कोड बताया था, कोर्ट ऑफ ऑफिस ऑफ एडजुडिकेटिंग ऑफिसर, ठीक है, स्टेट में एक ही होता है, वहां पे फाइल करें। चलिए, बहुत शुक्रिया यशदीप जी आपका जुड़ने के लिए। मोनाली गुहा आपका बहुत शुक्रिया। शराफत अली जी आपका बहुत शुक्रिया चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। चलते चलते इंडिया न्यूज के माध्यम से मैं आप सभी से अपील करना चाहूंगा कि जो हमारे साइबर एक्सपर्ट ने आपको बातें बताई हैं उनका खास ध्यान रखें। कोई भी लिंक आता है, कोई भी ओटीपी आपके पास भेजता है, उसको शेयर ना करें, लिंक को ओपन ना करें। अपनी जो निजी जानकारी है, बैंक खातों से जुड़ी हुई, क्रेडिट कार्ड से जुड़ी हुई, इंटरनेट बैंकिंग से, मोबाइल बैंकिंग से जुड़ी हुई, किसी के साथ भी शेयर ना करें। सतर्क रहें, सावधान रहें और जागरूक रहें। नमस्कार।